नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल, यानी एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल है क्या। ठीक है, बातें क्लियर। एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल ये है क्या, क्या स्ट्राइक करना हमारा एक फंडामेंटल राइट है, इज स्ट्राइक इज़ ए फंडामेंटल राइट, और क्या है हमारे मौलिक अधिकार, वो सब हम चीज़ें जानेंगे। और साथ साथ में इस कुछ टर्म होंगे जो कि बेसिक कंसेप्ट को हमारे मजबूत करेंगे, वो भी जानेंगे। ठीक है, तो एक एजेंशियल डिफेंस सर्विस बिल है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉन्टेक्स्ट यानी कैसे ये बात एराइज हुआ, तो उसके बारे में समझते हैं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक इंट्रोड्यूस किया है एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल। ठीक है, 2021। ठीक है, एसेंशियली डिफेंस सर्विस बिल। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें जैसे बिल होता क्या है वो भी जानेंगे हम। ठीक है, तो बिल जो है ये रिसेंटली पास किया गया है लोकसभा के द्वारा। ठीक है, तो बिल होता क्या एक्चुअली में आप समझो, तो अगर मान लो कोई आप लॉ बनाना चाहते हो, ठीक है, तो लॉ बनाना चाहते हो तो कुछ नियम बनाओगे ना, तो उस नियम को आप बिल के रूप में लाओगे। ठीक है, और फिर वो बिल जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट की जैसे ही सहमति मिल जाएगी वो बिल क्या हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम उसको समझेंगे। फिर देखो ये जो बिल है इसका पर्पज क्या है, ये प्रिवेंट द स्टॉप ऑफ द गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फ्रॉम गोइंग एन स्ट्राइक। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्टाफ हैं यानी जो वर्कर हैं, इस बिल से ये पर्पज किया गया कि इनके स्टाफ को रोका जाएगा कि वो स्ट्राइक पे न जाए। प्रिवेंट द स्टॉप ऑन स्ट्राइक। ठीक है, स्ट्राइक पे न जाए। ठीक है, तो ये बिल यही है। तो देखो सबसे पहले समझ लेते हैं बिल है क्या। ठीक है, देखिए बिल क्या होता है, एक प्रपोजल होता है टू मेक ए न्यू लॉ, यानी नया लॉ बनाने के लिए एक प्रपोजल होता है, प्रस्ताव आ जाता है। बिल एक अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है। बिल इज इन द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट जो समराइज करता है कि पॉलिसी यानी जो नियम है वो क्या हो। ठीक है, प्रपोज ला के। ठीक है, तो बिल सिंपल भाषा में समझो तो एक प्रपोजल है टू मेक ए न्यू लॉ। ठीक है, बिल एक डॉक्यूमेंट के रूप में था। ठीक है, हर एक बिल यानी फाइनली एक बिल, जैसे बिल आपने लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया और चला गया प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट ने उसे सहमति दे दी, तो हर एक फाइनली ए बिल बिकम्स ए लॉ, यानी एक बिल लॉ बन जाता है या एक्ट बन जाता है जैसे ही वो पार्लियामेंट से पास हो और एसेंट मिल जाए यानी सहमति मिल जाए किससे, प्रेसिडेंट से। ओके, तो ये आपका बिल क्या हो गया, एक्ट हो गया। ठीक है, तो बिल बहुत से पार्लियामेंट में आते हैं, बहुत से बिल फेल भी हो जाते हैं, बहुत से बिल पास हो जाते हैं, तो एक्ट बन जाता है। ठीक है, अब इसी में बात कर लेते हैं थोड़ा ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या है, एक लॉ है जो कि प्रोमुलेटेड किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उद्घोषित किया जाता है किसके रिकमेंडेशन पे, यूनियन कैबिनेट। ठीक है, यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे। तो ये कब रिकमेंडेशन मिलता है, तो ये रिकमेंडेशन तब मिलता है जिस समय सेशन ऑफ पार्लियामेंट न हो, यानी पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन, यानी पार्लियामेंट का कार्यकाल न चल रहा हो। ठीक है, तो उस समय यह कैबिनेट की सहमति से अगर कुछ देश में लॉ की आवश्यकता है तो उसको ऑर्डिनेंस के रूप में हमारे प्रेसिडेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, जो कि एक टेम्पोररी लॉ है। ठीक है, और ये जो ऑर्डिनेंस है ये इनेबल करता है इंडियन गवर्नमेंट को तो कि इमीडिएट लेजिस्लेटिव एक्शन लें। ठीक है, यानी जो भी कार्रवाई करना है वो एक्शन लें। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में समझो तो एक बिल क्या है, एक एक्ट का प्रीडिसेसर है। जैसे सबसे पहले बिल आएगा, फिर बिल पास हो गया तो एक्ट बन गया प्रेसिडेंट की सहमति से। ठीक है, फिर एक्ट आ गया, जैसे बहुत से एक्ट है, आरबीआई एक्ट है और भी एक्ट है, आप जानते हो। ठीक है, विच बिकम्स सोन आफ्टर इट गेट असेंट द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट से सहमति मिलने के बाद वो एक्ट बन जाता है बिल। ठीक है, और ऑर्डिनेंस क्या एक टेम्पोररी लॉ है जो कि वैलिड होता है सिर्फ 6 मंथ के लिए। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर समझने के लिए कि ऑर्डिनेंस कितने मंथ के लिए वैलिड है, 6 मंथ के लिए। ऑर्डिनेंस का नेचर क्या है, टेम्पोररी है। ठीक है, एक्ट कब बनता है, जब प्रेसिडेंट की सहमति मिल जाती है, जब दोनों लोग पार्लियामेंट से पास हो जाता है तब। ठीक है, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें थी। ठीक है, अब देखो इसी में हमने एक चीज़ समझा था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है क्या, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सबको पता होगा कि एक ऐसी फैक्ट्री होती है जहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्शन होता है हमारे आर्म फोर्स के लिए, जो भी इक्विपमेंट्स है देश की सिक्योरिटी के लिए जो भी आवश्यकता चीज़ है उनका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो थोड़ा वो भी समझ लेते हैं ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है क्या। देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक 37th लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड में।
यानी वर्ल्ड में जो हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इंडिया का 37 पोजीशन पर है और सेकंड लार्जेस्ट इन एशिया। एशिया में सेकंड लार्जेस्ट है, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और लार्जेस्ट इन इंडिया, इंडिया में बड़ा है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड वर्ल्ड का लार्जेस्ट गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेटेड, गवर्नमेंट के द्वारा संचालित एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्शन का काम करता है, ठीक है। और ये ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। इस समय करीब इसमें 80,000 के लगभग कर्मचारी हैं, ठीक है, यानी 80,000 वर्कर्स है इस पर। अब देखो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ना, ये किस काम में, इसका पर्पज क्या है, तो ये इंगेज्ड इन ए रिसर्च डेवलपमेंट, यानी शोध करके ये डेवलपमेंट करते हैं कुछ नए नए चीज़ों को, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, एक टैंक है, ठीक है, जो कि मिलिट्री से रिलेटेड है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, प्रोडक्शन करना, फिर टेस्टिंग करना इस इक्विपमेंट सही है कि नहीं, फिर मार्केटिंग करना, फिर लॉजिस्टिक ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट, उसके बाद अपना कुछ लॉजिस्टिक्स लगा के नए नए चीज़ों का प्रोडक्शन करना, और वो किस फील्ड में, एयर के फील्ड में, लैंड के फील्ड में और सी के फील्ड में, ठीक है। अब समझ लेते हो एयर के फील्ड में क्या हुआ है, एयरफोर्स से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस डिवाइस, ठीक है, उन सबको जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर है। इससे पीछे वाले भी इमेज में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है 4 व्हीलर का, ठीक है, और भी चीज़ें जैसे कि गन वगैरह, ठीक है, और सी सिस्टम्स यानी नेवी के लिए भी प्रोडक्शन करना, ठीक है, तीनों सेनाओं के लिए काम करता है जो भी प्रोडक्शन करना है, ठीक है। अब चलते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया। अब थोड़ा बिल के बारे में समझ लेते हैं, बिल है क्या। देखिए अबाउट द एजेंशियल डिफेंस सर्विस बिल, यानी सर्विस बिल के बारे में समझ लेते हैं कि एजेंशियल क्यों बनी है। एजेंशियल मतलब आवश्यक डिफेंस सर्विस बिल आखिर 2021। तो बिल क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है मेंटेनेंस ऑफ एजेंशियल डिफेंस सर्विसेज, यानी जो एजेंशियल डिफेंस सर्विसेज है उनका मेंटेनेंस, यानी वो मेंटेनेंस रहे। क्यों, क्योंकि सेक्योर द सिक्योरिटी ऑफ नेशन, यानी देश की सुरक्षा के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए, और लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिक, यानी क्योंकि ये जो एजेंशियल सर्विस है ना, क्योंकि ये जो आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है देश की सुरक्षा के लिए बने हुए हथियार या बहुत कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, ठीक है, हमारे इंडिया में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ठीक है। तो ये देखो, तो इसके बाद ये हो गया कि ये बिल प्रोवाइड करता है मेंटेनेंस ऑफ एजेंशियल डिफेंस सर्विसेज। क्यों, क्योंकि नेशन की रक्षा के लिए, और ये स्ट्राइक्स को प्रोहिबिट करता है, ठीक है, जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्टाफ है अगर वो स्ट्राइक पर जाते हैं तो उनको रोकता है कौन, ये बिल, ठीक है, जो ये बिल आया है, ठीक है। ये प्रिवेंट स्टाफ्स ऑफ द गवर्नमेंट ओन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फ्रॉम गोइंग ऑन स्टॉप, ठीक है, स्ट्राइक पे जाते हैं तो नहीं रोकता है, ठीक है। अब स्ट्राइक आप समझते हो, ठीक है, हड़ताल। अब बिल ये डिफाइन भी करता है कि एजेंशियल डिफेंस एंड सर्विस है क्या, ठीक है, ये बताता है कि इसमें शामिल है एनी सर्विस जो कि अंडरटेकिंग एनी सर, देखो इसमें शामिल है कोई भी सर्विस जो कि एनी इस्टेब्लिशमेंट या डीलिंग विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी ये डील करता है गुड्स के प्रोडक्शन में, जो किस फील्ड में मदद है, डिफेंस से रिलेटेड फील्ड में, ठीक है, यानी डिफेंस से रिलेटेड फील्ड में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि आर्मी के लिए जो हथियार चाहिए या जो वहाँ पर गाड़ी चलने के लिए चाहिए या जो भी टैंक चाहिए, उन सब के प्रोडक्शन में ये मदद करता है, ठीक है। तो ये बिल डिफाइन करता है कि आखिर एजेंशियल डिफेंस सर्विस है क्या, उसमें शामिल है। इट इंक्लूड्स एनी सर्विस इन एनी इस्टेब्लिशमेंट, यानी किसी भी इंस्टीट्यूट में, या अंडरटेकिंग डीलिंग विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर डिफेंस रिलेटेड पर्पज, यानी डिफेंस रिलेटेड पर्पज से जो चीज़ प्रोडक्शन हो रहा है किसी डिपार्टमेंट में, वो एजेंशियल डिफेंस सर्विस है, ठीक है। बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पावर टू डिक्लेयर एजेंशियल सर्विस। यहाँ पे पावर है कि हम डिक्लेयर कर सकते हैं क्या चीज़ें एजेंशियल सर्विस है। तो बिल सिक करता है एम्पावर द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को बिल यह एम्पावर करता है कि यह डिक्लेयर करे कि जो सर्विस मेंशन है इसके अंदर वो कौन से हैं, एजेंशियल डिफेंस सर्विसेज हैं, ठीक है। और ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी लॉकआउट ना हो, स्ट्राइक्स ना हो, किसके द्वारा, जो स्टाफ्स हैं किसी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के, ठीक है। जैसे गार्डेंस फैक्ट्री के स्टाफ, जो गार्डेंस फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है वो एजेंशियल चीज़ है देश की रक्षा के लिए, ठीक है।
तो इन सब चीज़ों को रोका जाए, जो स्टाफ लॉकआउट करते हैं या स्ट्राइक्स करते हैं। ठीक है, जो बिल है वो अमेंड करता है एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 में। ठीक है, तो एक एक्ट था 1947 में जिसका नाम था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो उसको भी ये बिल अमेंड करता है। तो पूछ सकता है किस एक्ट को ये अमेंड करता है, ये रहा। ठीक है, अब देखिए बिसाइड इसके अतिरिक्त जो बिल है वो डिफाइन करता है स्ट्राइक्स, यानी यह स्ट्राइक्स को डिफाइन करता है कि स्ट्राइक्स है क्या, और पनिशमेंट फॉर वायलेशन, अगर आप वायलेशन करते हो इस बिल का तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। ठीक है, आते क्लियर। तो अब थोड़ा समझ लेते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आखिर में है क्या। ठीक है, तो देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है, 1947 की बात हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक डिस्प्यूट या डिफरेंस बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर, एक विवाद या अंतर होना वर्कमैन के बीच में, ठीक है, यानी जो काम करने वाला है उसके बीच में, और जो एम्प्लॉयर है जो उसको नौकरी करता है उसके बीच में, या बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन यानी काम करने वाले लोगों के बीच में। और ये किससे कनेक्टेड होगा, एम्प्लॉयमेंट रोजगार से, या नॉन एम्प्लॉयमेंट बेरोजगार से, या टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कितना एम्प्लॉयमेंट का टाइम है, या कंडीशन ऑफ लेबर यानी लेबर की कंडीशन से। ठीक है, तो ये सिंपल बात कर रहा है कि डिस्प्यूट किसके बीच में राइज हो सकता है। ठीक है, वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में। भाई डिस्प्यूट राइज होने के बाद मांग रखते हैं लेबर। ठीक है, तो इसी सब बीच में ये आया था। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एक्सटेंडेड करता है होल ऑफ इंडिया, यानी पूरे इंडिया में ये एक्सटेंडेड था, फैला हुआ था। ठीक है, ये एक्ट हर जगह लागू था, और इसने रेगुलेटेड किया इंडियन लेबर लॉ को। ठीक है, इंडियन लेबर लॉ को रेगुलेट किया, जिसे इसलिए फॉर एज दैट कंसर्न ट्रेड यूनियन, यानी कंसर्न लिया गया ट्रेड यूनियन का, साथ में इंडिविजुअल वर्कमैन जो कि किसी इंडस्ट्री में लगे हुए थे उनके कंसर्न से यह एक्ट पास हुआ, जिसमें कि पीसफुल एग्जिस्टेंस हो, यानी कोई भी इंडस्ट्री में काम जो हो पीसफुल हो, और लेबर को भी उनको सिक्योरिटी और उनके डिमांड को पूरा किया जाए, और उनका ग्रोथ हो लेबर का। ठीक है, इन सब चीज़ें हैं। और ये इनेक्टेड हुआ था 11 मार्च 1947 को, और ये कब फोर्स में आ गया, तो 1 अप्रैल 1947 को ये फोर्स में आ गया। ठीक है, बातें क्लियर। तो इसको आप याद रखिएगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक चीज़ हमने जानना चाहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट मेरे टॉपिक पे। देखिए अब यहाँ पे लिखा है नो फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक्स, कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप स्ट्राइक कर सकते हो। ठीक है, कैसे, तो देखिए हम कॉन्स्टिट्यूशन से समझते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मालूम है कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को आप फॉलो कर सकते हो, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, किसी भी कल्चर या एजुकेशनल राइट को आप फॉलो कर सकते हो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। ठीक है, अपने अधिकारों के हनन से बचाव के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस भी किया जा सकता है समय समय पर जब आवश्यकता पड़ती है तो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि आर्टिकल 19(1)(a) क्या बोलता है। ठीक है, कि कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है जो स्ट्राइक को फॉलो कराए। ठीक है, देयर इज़ नो फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक, यानी कोई अधिकार नहीं है फंडामेंटल कि आप स्ट्राइक कर सको। ठीक है, यह आर्टिकल 19(1)(a) के द्वारा पता चलता है। फिर एक आर्टिकल 33 है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या बोला जाता है कि जो पार्लियामेंट है ना, नियम के द्वारा यानी लॉ के द्वारा वो रेस्ट्रिक्ट मतलब रोक सकता है या एब्रोगेट कर सकता है राइट ऑफ मेंबर, यानी अधिकार मेंबर्स का, किससे रिलेटेड मेंबर, आर्म फोर्स रिलेटेड, या जो फोर्सेस हैं जो मेंटेन करते हैं पब्लिक ऑर्डर को, उनके अधिकारों को हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इस आर्टिकल 33 के द्वारा। और कौन ये करता है, पार्लियामेंट। ठीक है, लिखा है ना, अंडर आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट बाई लॉ, यानी पार्लियामेंट नियम बना के आर्म फोर्स से रिलेटेड जो भी स्टाफ है, ठीक है, उनके अधिकारों को एब्रोगेट कम किया जा सकता है या रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार जो आर्म फोर्स है और पुलिस है उसमें क्या देखा जाता है कि जो डिसिप्लिन होता है ना, वो अनुशासन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री रिक्वाइज्ड है। ठीक है, लेकिन प्रायः देखा जाता है फंडामेंटल राइट है टू फॉर्म एन एसोसिएशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, यानी प्रायः फंडामेंटल राइट जैसे कि एसोसिएशन बनाना, इसको रेस्ट्रिक्ट
किया गया है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लास 4, यानी 19 का पार्ट 4, ठीक है। 19 में 1 2 3 का कैसे है 4, यह एसोसिएशन को रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है ना। इवन द फंडामेंटल राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड अंडर, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में और अदर कंसिडरेशन में, ठीक है। तो पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में आपका एसोसिएशन को रोक दिया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 19(4), ठीक है, 19(4), ठीक है। देखिए जो आर्टिकल 19 है उसके बारे में कोई जानकारी हम ले लेते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, ठीक है। उसमें कुछ आपको राइट्स है, तो क्या है, देखो ऑल सिटीजन है शैल हैव द राइट, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, आप कहीं भी असेंबली बना के बिना आर्म्स के अपने मांग रख सकते हो। टू फॉर्म एसोसिएशंस आर यूनियंस, आप एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि इंडिया के किसी क्षेत्र में आप जा सकते हो। रिसाइड यानी रह सकते हो, सेटल हो सकते हो इन पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के क्षेत्र में, ठीक है। अब देखो एक और इसमें है आर्टिकल 19 में एफ यह था कि राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार, वो हटा दिया गया। और वो कैसे हटाया गया, तो 44th अमेंडमेंट करके हटा दिया गया, ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हो, एक 44 अमेंडमेंट है जो कि 1978 में आया, ठीक है। इसके द्वारा जो प्रॉपर्टी का आपका राइट था उसको हटा दिया गया और उसको आर्टिकल 300A में रख दिया गया। और ये कैसा राइट हो गया, ये एक लीगल राइट हो गया, यानी लॉ के द्वारा आपकी प्रॉपर्टी को सेव किया जाएगा, ठीक है। बात क्लियर, वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ठीक है। आप किसी भी प्रोफेशन या किसी भी ऑक्यूपेशन या बिजनेस को कर सकते हो, ठीक है। तब जानते हो फंडामेंटल राइट किस में है, पार्ट 3 में है, कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है। लेकिन जब देख लो कि ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्टाफ भाई ये चले गए हैं किस पे, यानी स्ट्राइक्स पे, हड़ताल पे, तो आखिर ये स्ट्राइक्स पे क्यों गए, ये भी तो जानना जरूरी है, तो उसको भी हम समझते हैं, ठीक है। देखिए वाई वॉज द बिल नेसेसरी, देखिए वाई वॉज द बिल नेसेसरी, बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो जून में देखा गया कि जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि कॉर्पोरेटाइजेशन, यानी क्या किया जाए, इसका कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाए किसका, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का, यानी व्यवसायीकरण किया जाए। व्यवसायीकरण का मतलब कुछ नए टेक्नोलॉजी या जो चीज़ें उसमें हम लगा कर उसको और ज़्यादा डेवलप करें और कुछ नए रोजगार क्रिएट करें, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि यह मूव कैसा होगा, इम्प्रूविंग द इफिशियंसी, यानी अगर हम कॉर्पोरेटाइजेशन करते हैं तो इफिशियंसी बढ़ाते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, जहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ सकता है, तो उसमें नए नए टेक्नोलॉजी आ सकते हैं उस चीज़ों में, नए नए टेक्नोलॉजी के साथ साथ कुछ इक्विपमेंट्स बेटर लेवल पर होंगे, ठीक है, रोजगार भी क्रिएट होगा, ठीक है। और पारदर्शिता बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी, यानी लोगों को इसमें काम करने के तरीके सुधरेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अगर इसे भी देखा जाए तो फियरिंग, लेकिन कुछ संस्थाओं ने ये देखा कि ये जॉब लॉस हो सकता है। मैनी फेडरेशन ने अनाउंस, बहुत से संस्थाओं ने अनाउंस किया कि हम लॉन्च ऑफ इनडेफिनेट स्ट्राइक्स, यानी अनिश्चित स्ट्राइक्स करेंगे, ठीक है, इनडेफिनेट स्ट्राइक्स, ठीक है, जिसका ना कोई टाइम रहेगा, स्ट्राइक होता रहेगा। तो ये इसको काउंटर करना था, तो काउंटर करना था तो एजेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस लाया गया, ठीक है, जो कि जून 30 में लाया गया। क्योंकि भाई ये सब चीज़ें अगर रुक जाती हैं, हड़ताल होने लगता है, तो जो भी चीज़ है एजेंशियल चीज़ें हैं देश के लिए, क्योंकि हमारे देश की सिक्योरिटी भी तो जरूरत है, तो सिक्योरिटी के लिए क्या चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, हथियार चाहिए, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, टैंक, कार, ये सब चीज़ें मिलिट्री के लिए चाहिए, ठीक है, डिफेंस के लिए, जो भी डिफेंस डिपार्टमेंट है उनके लिए। तो अगर ये रुक जाता है तो काम, हमारे देश की सिक्योरिटी खत्म पड़ जाएगी। इसीलिए जून 30 को एक ऑर्डिनेंस, यानी जिसका नाम है एजेंशियल डिफेंस सर्विस ऑर्डिनेंस लाया गया, ठीक है। फिर बाद में ये इस बिल लाकर इस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस लाया गया क्यों, क्योंकि जब पार्लियामेंट उस समय सेशन में नहीं था, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत था उस समय, क्योंकि लोग स्ट्राइक पे जा रहे थे, तो स्ट्राइक से रोकना था, ठीक है, बातें क्लियर। क्योंकि एक एजेंशियल डिफेंस सर्विस है, ठीक है। आपने समझा कि आर्टिकल 33 के द्वारा पार्लियामेंट कोई लॉ बना के किसी चीज़ को एजेंशियल बोल सकती है और वहाँ के जो भी स्टाफ हैं उनके स्ट्राइक को रोक सकती है, ठीक है, बातें क्लियर। या जो भी आर्म फोर्स से रिलेटेड लोग हैं उनके राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है। अब देखिए वाई डज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड
और इसका प्रोडक्शन मैटर करता है, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक इंटीग्रेटेड बेस है इंडाइजेनियस प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, यानी स्वदेशी या घरेलू प्रोडक्शन के लिए, डिफेंस हार्डवेयर इक्विपमेंट के लिए, जो कि सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर हमें बनाता है, क्योंकि अगर हम अपने देश में प्रोडक्शन करते हैं तो हम आत्मनिर्भर होते हैं और हमारा इंडियन सिक्योरिटी मजबूत होता है, ठीक है, और इंडिया देश सिक्योर्ड होता है, ठीक है। अब देखिए, इसलिए इन नीड ऑफ टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एजेंशियल डिफेंस सर्विसेज, ठीक है, यानी इसीलिए मेंटेनेंस यानी बनाए रखने की ज़रूरत है कि जो सर्विस हमें ज़रूरत है वो बना रहे, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ नेशन की बात है, सिक्योर द सिक्योरिटी ऑफ नेशन, लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को सेव करना, ठीक है, बातें क्लियर, ये सब चीज़ें हैं। देखिए, आर्टिकल 33 के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यह इम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो रेस्ट्रिक्ट करे या एब्रोगेट करे फंडामेंटल राइट ऑफ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, यानी आर्म फोर्सेस के जो मेंबर हैं उनके फंडामेंटल राइट को थोड़ा कम किया जाए या रेस्ट्रिक्ट किया जाए जब जरूरत पड़े तो, ठीक है। इंटेलिजेंस एजेंसी, एनालॉग फोर्सेस, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है, इनके राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है या एब्रोगेट कम किया जा सकता है। यहाँ पर दिया कि तो द पावर टू मेक लॉ अंडर आर्टिकल 33 ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, नॉट ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 33 की मदद से कोई भी रूल ऐसा नहीं बना सकता है जैसा कि पार्लियामेंट बना रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या है कि आप एब्रोगेट कर सकते हो या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, किसके अधिकार हो गए, मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्सेस, ठीक है, बातें क्लियर, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ जजमेंट है पीछे के, जैसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द इशू, यानी सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। देखिए, बहुत से स्टेट्स प्रोहिबिट करते हैं स्ट्राइक्स को, ठीक है, बहुत से स्टेट्स प्रोहिबिट मतलब मना करते हैं स्ट्राइक्स को। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि स्ट्राइक्स किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रोका गया है, ठीक है, इलीगल रहकर बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, बहुत से स्टेट ने ऐसा प्रोविज़न लाया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली पुलिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी एक केस था जिसमें दिल्ली पुलिस और यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत देश 1986 की बात है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, फेल्ड किया, यानी बताया कि जो रेस्ट्रिक्शन है टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी एसोसिएशन बनाना, ठीक है, उसको रेस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है, यानी प्रतिबंधित करना बाय द मेंबर ऑफ नॉन गैजेट पुलिस फोर्स, ठीक है। जैसे मान लो कि नॉन गैजेट पुलिस फोर्स है, उनके द्वारा एसोसिएशन बनाया गया, तो उस एसोसिएशन को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ये बात डिसीजन लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, बातें क्लियर। लेकिन राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इज़ ए फंडामेंटल राइट, लेकिन जबकि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप जानते थे, कभी आपने देखा भी था कि जब एसोसिएशन हम बना देते हैं टू फॉर्म एसोसिएशन एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन इस एसोसिएशन का रिकॉग्निशन यानी पहचान देना यह एक फंडामेंटल राइट नहीं, ठीक है। तो आप एसोसिएशन बना सकते हो, लेकिन इस एसोसिएशन का पहचान दे रहे हो कि किस मैटर में है, क्या है, तो ये एक फंडामेंटल राइट नहीं, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर राइज हुआ था, ठीक है। अब देखिए, अब पार्लियामेंट है ना, जो ये लॉ बनाकर रेगुलेट कर सकती है वर्किंग ऑफ एसोसिएशन, यानी एसोसिएशन की वर्किंग को रेगुलेट कर सकती है, कैसे, कुछ कंडीशन लगा के, रेस्ट्रिक्शन लगा के उनके फंक्शन पे कोर्ट ने डिसीजन लिया, कोर्ट हेड यानी कोर्ट ने डिसाइड, ठीक है। अब एक केस है जैसे कि टी.के. रंगराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु स्टेट की बात है, वहाँ पे टी.के. रंगराजन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, हेल्ड किया कि जो एम्प्लॉइज़ हैं हैव नो फंडामेंटल राइट टू रिसोर्ट टू स्ट्राइक, एम्प्लॉइज़ के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो स्ट्राइक्स हड़ताल पर जाएँ टू रिसोर्ट टू स्ट्राइक, ठीक है, बातें क्लियर। तो फाइनली ये सब चीज़ें बिल से हमें क्या समझ में आता है कि जो ये बिल है, ये बिल देश में एजेंशियल सर्विस को देखते हुए लाया गया, क्योंकि हमारे देश में एजेंशियल सर्विस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो हमारे देश की सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए कुछ पार्लियामेंट को आर्टिकल्स के तहत ये दिया गया है कि आप लॉ बनाओ जिसके कारण आप इन एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल 19(1) है, 19(4) का रोल ज़्यादा प्ले हुआ, और आर्टिकल 33 ने आपने देखा, ठीक है। ये 3 आर्टिकल से बड़े मज़ेदार थे, ठीक है, इनका यूज़ है, ठीक है। अब देखिए इससे डिसीजन क्या निकलता है कि स्ट्राइक्स कैन नॉट बी जस्टिफाइड, स्ट्राइक्स को जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता है किसी भी उचित ग्राउंड पे, ठीक है, यानी उचित ग्राउंड पे। स्ट्राइक्स से वीपन, स्ट्राइक्स एक वीपन की तरह, वीपन के जैसा है, मस्टली मिसयूज, यानी ज़्यादातर ये मिसयूज होता है। इसी कारण क्या होता है, चारों तरफ चाओस यानी डिस्टर्बेंस पैदा होता है समाज में, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है। भाई हड़ताल करने से क्या होगा, कुछ काम रुकेंगे या जो भी चीज़ है, ठीक है। तो जहाँ पे एजेंसियाँ ज़रूरी है वहाँ पे सरकार कदम उठा सकती है कि वो स्ट्राइक्स को रोके, और उसमें जो भी स्टाफ्स हैं उन स्टाफ्स के लिए कुछ रूल या रेगुलेशन है जिससे कारण शांति बने रहे और हमारे देश की सिक्योरिटी मेंटेन रहे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।